नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पे चल रही ओशनोग्राफी की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों आज हम लोग ओशनोग्राफी के लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत इसलिए बन जाती है आज से लगभग 8-9 साल पहले जीएस पेपर 1 2014 के पेपर में आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है क्रिटिकली इवैल्यूएट द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द ओशन विच कैन बी हार्नेस्ड टू मीट द रिसोर्स क्राइसिस इन द वर्ल्ड। ये 10 मार्कर क्वेश्चन है और यूपीएससी का जब सिलेबस चेंज हुआ था 2013 में, उसके बाद सन 2014 में इस सवाल को पूछा जा चुका है, और इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है ये काफी क्रूशियल बन जाता है। जीएस में तो एक ही बार आया है, लेकिन ऑप्शनल में ये सवाल पिछले 2014 से लेकर 2022 तक ये सवाल ऑलरेडी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। वहां पर भी इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा मानी जाती है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मरीन रिसोर्सेज, इनकी क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग बायोटिक मरीन रिसोर्सेज की बात करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग ए बायोटिक मरीन रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं, जिसमें कि मिनरल रिसोर्सेज एंड साथ में एनर्जी रिसोर्सेज की बातचीत होने वाली है। बायोटिक में हम लोग दोस्तों आपके साथ जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा बेंथोस ऑर्गेनिजम्स का, उसके बाद प्लैंक्टन्स का, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ये जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, माइकोप्लैंक्टन्स, बैक्टीरियो प्लैंक्टन्स, अलग अलग तरह के प्लैंक्टन्स को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्टॉन्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चर्चा हम लोग बायोटिक ओशियानिक रिसोर्सेज में करने वाले हैं। एंड व्हेन वी कम टू ए बायोटिक ओशियानिक रिसोर्सेज, तो मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज में मिनरल में आपके साथ में बात करूंगा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एनर्जी रिसोर्सेज की। यहां पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में चर्चा करी जाएगी। उसके बाद हम लोग जो आजकल रिसेंटली बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है गैस हाइड्रेट्स, उसको भी समझा जाएगा। एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट जो हमें मिनरल में मेटालिक नॉन मेटालिक के अलावा जो ऑयल रिसोर्सेज, गैस रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, यानी कि पेट्रोलियम रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एंड लास्टली वी विल स्पीक अबाउट दी एनर्जी रिसोर्सेज, जहां पर अलग अलग तरह की एनर्जी जिनको हम हार्नेस कर सकते हैं हमारे समुद्र से, उनके बारे में चर्चा होने वाली है। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिए, बिकॉज हम लोग इन्हीं सब रिसोर्सेज में जितने भी ये फैक्ट्स हैं उन सभी को आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे बाकी लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें 35,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि पाथफाइंडर आपके लिए इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेकर आया है। ये बैच में आपको संपूर्ण यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें कि संपूर्ण तैयारी मात्र 7,999 रुपए में अवेलेबल करवाई जा रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे, इसमें आपको 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, जो कि अगर आप इंडिविजुअली ओपन मार्केट में लेने जाएं तो मिनिमम कॉस्ट बोल रहा हूं मैं, ये मिनिमम कॉस्ट है जो कि आपको यहां पे करनी है, लेकिन हम लोग आपको ये सभी चीजें केवल और केवल 8,000 रुपए में अवेलेबल करवा रही हैं। और अगर आप लोग मुझसे इस पेड बैच में ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ऑलरेडी उसको लेकर आ चुका हूं। बस एक ही गुरु दक्षिणा मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, और वो ये है कि प्लीज जब भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स में सब्सक्राइब करें तो आप मेरा कूपन कोड अनी यूपीएससी ही इस्तेमाल करें। 8,000 रुपए की वैल्यू क्या है? अगर आप आज दिल्ली चले जाते हैं या कोई भी और जो कोचिंग सेंटर की जगह है वहां चले जाते हैं दोस्तों, 8,000 रुपए में आपका एक महीने का किराया भी नहीं निकलता है। उतने में हम लोग आपको कंप्लीट तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवा रहे हैं। मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगला बैच जो कि हम लोग 3 जुलाई से लेकर आने वाले हैं, इसमें आपके लिए मैं जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत करने वाला हूं, और तब तक जाकर के आप क्लाइमेटोलॉजी की पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं। अदरवाइज वो क्लासेस दोबारा भी लाइव आने वाली हैं। और उसके अलावा जो 3 जुलाई वाला बैच है उसमें मैं आपके लिए कंप्लीट साइंस एंड टेक लेकर आने वाला हूं, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। उसके बाद स्पेस टेक के बाद यहां पर इसको रिपीट किया गया है। हम लोग इसमें
आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पर आपका जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होता है, इनको भी कवर करने वाले हैं। अगेन इसमें एनरोल करने के लिए आपको जो कूपन कोड है वो अनी यूपीएससी ही इस्तेमाल करना होगा। हिंदी में भी ये बैच अवेलेबल है, उसको जाकर के भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जुलाई से हिंदी वाला बैच आपके लिए शुरू होने वाला है, उसका नाम है पाथफाइंडर बोध हिंदी बैच। ऑल राइट, सो अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, ओशन जो है वो एक बहुत बड़ा भंडार है। ओशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारा मैक्सिमम जो धरती के ऊपर एरिया है वो ओशन के द्वारा ही कवर किया गया है। ओशन में जो बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज हैं वो हमें अलग अलग रूप में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो पानी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, बिकॉज वहां से आप नमक निकाल सकते हैं। उसके बाद इनहेरेंट एनर्जी है ओशियानिक वाटर में, फॉर एग्जाम्पल वेव एनर्जी है, जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, वो भी तो अपने आप में एनर्जी है। उसके बाद बायोटिक लाइफ है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स के रूप में। वी विल टॉक अबाउट द प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स, फिशेज की बात करेंगे, वेल्स की बात करेंगे। ये सारी की सारी चीजें, जिसमें से बहुत सारी चीजें आजकल इनकी कमर्शियल अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन होती है। जैसे फिशेस की बात करते हैं तो कमर्शियल फिशिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके बाद मेरीन डिपॉजिट्स की बात करेंगे, एबायोटिक एलिमेंट्स की बात करेंगे, मिनरल्स वगैरह, ये सब भी यहां भी देखने को मिलता है। बायोटिक एबायोटिक मैटर ओशियानिक बॉटम पे भी देखने को मिलता है, ये कैसे रिसोर्स है इसको भी समझा जाएगा। बेंथिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कि आपको ओशन के सी बेड पे देखने को मिलेंगे, ये किस तरीके से रिसोर्सेज हैं, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बिना किसी ज्यादा इधर उधर की बात करे बगैर। तो देखिए, सबसे पहले तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इन ऑर्डर टू स्ट्रक्चर देम, हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर मेरीन रिसोर्सेज कुल मिला के 3 तरह के हम लोग कैटेगरीज देख सकते हैं। एक आपका हो गया बायोटिक, दूसरा आपका हो गया एबायोटिक, तीसरा आपका हो गया एनर्जी। एबायोटिक को अगर आप चाहें तो यहां पर मिनरल रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बायोटिक, मिनरल और एनर्जी, ये 3 तरह के मेन संसाधन हैं जो कि आपको एक समुद्र से देखने को मिल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द बायोटिक रिसोर्सेज, दोस्तों अगर हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज की बात करते हैं, यहां पे कुल मिला के आपको 4 तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही सिंपली अगर आपको एक सिंगल डायग्राम से याद करना है, ये देख लीजिए। एक तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्लैंक्टन्स की बात करेंगे। सबसे पहले इसलिए बात करते हैं बिकॉज प्लैंक्टन्स में ही हमें हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं। जैसे धरती पे जैसे हमें लैंड सरफेस में हमें देखने को मिलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स के रूप में, वैसे प्लैंक्टन्स में ही हमें फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी बात करेंगे। नंबर 2 पे न्यूस्टन्स की बात करेंगे, नंबर 3 पे नेक्टॉन्स की एंड नंबर 4 पे बेंथोस की। यही आपके 4 कुल मिला के मेरीन रिसोर्सेज हैं जो कि अगर आप देखेंगे तो बायोटिक रिसोर्सेज के रूप में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग प्लैंक्टन्स की बात करते हैं, ये बायंट होते हैं, यानी कि ये एक तरीके से ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं। दे आर फ्लोटिंग बायंट एंड ड्रिफ्टिंग माइक्रो प्लांट्स, और ये फोटिक जोन में देखने को मिलते हैं। फोटिक जोन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो ब्रीफली बता दूं, 200 मीटर की गहराई तक, यानी कि पानी की जो सतह होती है उससे अगर आप 200 मीटर की गहराई तक जाएंगे तो आपको फोटिक जोन देखने को मिलता है। ये वाला जो फोटिक जोन है, इसमें दोस्तों एम्पल सनशाइन देखने को मिलती है और यहीं पर आपको प्लैंक्टन्स देखने को मिल जाते हैं। प्लैंक्टन्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर प्लैंक्टन्स होंगे तभी जाकर के दूसरे मरीन एनिमल्स होंगे। ये मान लीजिए कि ये फूड चेन की शुरुआत है, और अगर प्लैंक्टन्स ही चले जाएंगे तो बाकी ऑर्गेनिजम्स भूखे मर जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो फूड चेन है वो खराब हो जाएगा। बाय द वे, फोटिक से नीचे वाली जो लेयर होती है उसको एफोटिक कहा जाता है, बिकॉज वहां पर आपको सनलाइट देखने को नहीं मिलती है। ये प्लैंक्टन्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। ये जो आप फोटोग्राफ यहां पे देख पा रहे हैं, ये बेसिकली एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से दिखाया गया है कि प्लैंक्टन जो है कितने ज्यादा मात्रा में, एक बहुत छोटे एरिया में प्लैंक्टन्स बहुत भारी मात्रा में होते हैं, लेकिन नेकेड आई से ये जनरली विजिबल नहीं होते हैं। प्लैंक्टन्स की वैसे तो बहुत सारी किस्में होती हैं। सो फॉर एग्जांपल, इसमें मैंने आपके सामने फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स का नाम लिया है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली नोन प्लैंक्टन्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, प्लैंक्टन्स में आपको माइको प्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं। माइको जो वर्ड आया है फंजाई से आया है, तो ये यानी कि फंजाई से डिराइव्ड होते हैं, तो माइको प्लैंक्टन्स। उसके बाद आपको बैक्टीरियो प्लैंक्टन्स, उसके बाद आपको
वीरियो प्लैंक्टन्स यानी कि वायरस से जो प्लैंक्टन्स आते हैं, ये वाले प्लैंक्टन्स भी देखने को मिल जाते हैं। खैर हम लोग हमारा फोकस फाइटो और जू प्लैंक्टन्स पे रखेंगे। फाइटो प्लैंक्टन्स वेरी सिमिलर टू प्लांट्स, ये खाना प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे प्लांट्स करते हैं वैसे ही ये करते हैं, ठीक है, सनलाइट के माध्यम से, वाटर, एटमॉस्फेरिक CO2 के माध्यम से, एंड इसीलिए दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स एंड दे आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। इसमें एल्गी आ जाता है, डायटम्स आ जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के, ठीक है। ये खाना जो बनाते हैं उसी खाने को फिर बेसिकली जू प्लैंक्टन्स खाते हैं। दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ मेरीन इकोसिस्टम एंड कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड थ्रू द फाइटोप्लैंक्टन्स। अब ये ओशन रिसोर्स कैसे है हमारे लिए, जबकि ये तो फाइटोप्लैंक्टन्स तो एक तरीके से जू प्लैंक्टन्स के काम आ रहे हैं। दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन्स में जो मिलने वाली एल्गी है, फॉर एग्जांपल ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो दिस प्रोड्यूसेस एल्गिन, और ये जो एल्गिन है ना, ये पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है स्टेबलाइजर के तौर पे, सेरेमिक्स को स्ट्रेंथन करने में इस्तेमाल किया जाता है, जैम्स को थिकन करने में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद अगार, उसके बाद बहुत सारे एरियाज में इसका इस्तेमाल हमें कमर्शियली देखने को मिल जाता है। सेकेंड कैटेगरी है न्यूस्टॉन्स की। न्यूस्टॉन्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स नहीं है, लेकिन न्यूस्टॉन्स बेसिकली क्या है, ये ना सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। तो न्यूस्टॉन्स, इनको प्लूस्टॉन भी कहा जाता है। दे आर ऑर्गेनिजम्स विच लिव एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी। कोई ओशन है, एस्चुरी है, लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, तो ये आपको उसके सरफेस पे फ्लोट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इनकी भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। न्यूस्टॉन्स कि ये चीज है कि ये स्विम नहीं कर सकते, मतलब कि जहां जहां पे पानी जाएगा, जिस तरफ फ्लो होगा, न्यूस्टॉन्स ऑटोमेटिकली उसके साथ चले जाएंगे। ये पानी के अगेंस्ट स्विम करने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स असल में जो वर्ड है ना, ये आया ही, इसका जो सोर्स वर्ड है उसका मीनिंग होता है स्विमर, और नेक्टॉन्स स्विमिंग एनिमल्स होते हैं। दे इंक्लूड स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फ्लोटिंग एंड स्विमिंग मरीन एनिमल्स, जैसे फिशेज हो गई, क्रैब्स हो गए, ऑयस्टर्स हो गए, वेल्स हो गए। ये सभी चीजें वैसी चीजें हैं जो कि जिनका कमर्शियल फार्मिंग, जिनका कमर्शियल हमें देखने को मिलता है। इनका बहुत सारे मछुआरे हैं जो कि इनको कैच करते हैं, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़े इकोनॉमिक रिसोर्सेज बने हुए हैं। दीज मरीन एनिमल्स ये ऑलमोस्ट सभी के सभी जोन्स में मूव करते हैं ऑफ द ओशियानिक एनवायरनमेंट। मतलब देख लीजिए, नेक्टॉन्स स्विमर होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे पूरे के पूरे ओशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग एरियाज में ऑब्वियसली अलग अलग तरह की फिशेज, क्रैब्स, ऑयस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। फिशिंग तो आप जानते ही हैं कितनी इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी मानी जाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हो गई, स्क्विड हो गई, उसके बाद क्रैब हो गई, वेल हो गई, ये सभी इसी के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है, कितना इवॉल्व हो चुका है, तो दुनिया भर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स हैं जो कि उभरे हैं थैंक्स टू द फिशिंग एक्टिविटी। ये वाले जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं, याद कीजिए मैंने आपको ओशन करंट्स वाले लेक्चर में बताया था कि वो वाले एरियाज जहां पे हॉट एंड कोल्ड ओशियानिक करंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे ये दोनों चीजें मिलती हैं, ठीक है, और जहां पे हमें फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं, उन एरियाज में हमें फिशिंग एक्टिविटी काफी प्रोमिनेंटली देखने को मिल जाती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आपको नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक, नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक, नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक, नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक, यहां पर भी आप देख पाएंगे ये वाला एरिया जो पेरुवियन कोस्ट है, उसके बाद ये जो वेस्ट कोस्ट वाला एरिया है अमेरिका का, तो ये वाला आपका, अगर आप इसको पैसिफिक में देखेंगे, दिस इज बेसिकली नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक, दिस इज बेसिकली साउथ ईस्ट का पैसिफिक। उसके बाद ये आपका बन जाता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ अटलांटिक। इवन यहां पर इस मैप में ये वाला एरिया मार्क नहीं है, लेकिन ये भी एरिया बहुत बड़ा एरिया है। जापान चाइना के जो राइट साइड में ईस्टर्न कोस्ट पे आने वाला, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक है, दिस इज अ ह्यूज फिशिंग ग्राउंड। उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड है। उसके बाद इवन यहां पर भी आपको जो कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड है, जो कि अगेन साउथ वेस्टर्न पैसिफिक है, यहां पर भी आपको भारी मात्रा में फिशिंग देखने को मिल जाती है। तो ये क्लियरली एक काफी ज्यादा इवॉल्व्ड, काफी ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। ये मैं यहां पर इन चीजों की फिलहाल बात नहीं करूंगा कि ये कहां पे एग्जैक्टली फिशिंग होती है, लेकिन हमने इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी आपके साथ ओशियानिक करंट्स में करी हुई है। इसके बाद जो नंबर 4 हमारा बायोटिक रिसोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज बेंथोस। इसमें वो वाले प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी एंड द ओशंस, ठीक है, जो बिल्कुल सी सरफेस पे रहते हैं। यहां तक कि आपको एग्जांपल बताऊं तो इवन जो सी ग्रास होता है ना, जो बिल्कुल सी बेड पे नीचे उग रहा सी ग्रास होता है, वो भी दोस्तों बेंथिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में माना जाता है। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी ऑफ बेंथोस एनिमल्स की बात करें, इसमें देखिए प्लांट्स भी आते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये स्कैवेंजर्स होते हैं, जैसे शार्क, सेबल फिश, हैग फिश, ऑक्टोपस वगैरह वगैरह। और ये क्या करते हैं,
जो नेक्टॉन्स वगैरह जो मर जाते हैं ये उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हीं को खाते हुए ये डिपेंडेंट रहते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो देखिए बेंथोस की इंपॉर्टेंस क्या है। आप सोचेंगे बेंथोस एक ओशियानिक रिसोर्स क्या है, ये तो केवल अंदर की फूड वेब को चला रही हैं। देखिए जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है ना, जैसे कि ब्लू क्रैब्स, ये बास, स्पॉट, क्रोकर, ठीक है, ये बहुत सारे बेंथिक एनिमल्स को खाते हैं। इनकी फोटोज आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसमें बहुत सारे वॉर्म्स आते हैं, बहुत सारे स्क्वर्ट्स आते हैं जो कि आपको ओशियानिक सी बेड पे देखने को मिलते हैं। इनकी भी मात्रा बहुत ज़्यादा है और इनको भी आज दिन तक प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया है, बिकॉज ओशन के सी बेड तक जाना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है। तो इनका जितना भी बायोडाइवर्सिटी है उसको आज दिन तक प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया है। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस यही है कि जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं वो इन बेंथिक ऑर्गेनिजम्स को खा भी रही हैं, उनको कंज्यूम कर रही हैं। तो दैट इज वाई, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसके लिए बेंथोस भी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ये कहानी है बायोटिक रिसोर्सेज की। इसके बाद अगर हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज की बात करते हैं, हियर इन वी स्पीक अबाउट द मेटालिक एंड द नॉन मेटालिक मिनरल्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सी एंड ओशियानिक बेड। इनको एबायोटिक कहा जाता है। अब यहां पर भी लोकेशन के हिसाब से, जैसे हमने पहले बायोटिक रिसोर्सेज को हमने देखा कि जो फ्लोट कर रहे हैं, फिर जो बायंट हैं, उसके बाद जो स्विम कर रहे हैं, और उसके बाद जो आपके बिल्कुल सी बेड पर है उनको कहा गया है। सिमिलरली मेटालिक और नॉन मेटालिक रिसोर्सेज की भी अगर हम बात करते हैं तो वैसे मैं आपको आगे जाकर के पढ़ाऊंगा जब हम ओशियानिक बॉटम रिलीफ की बात करेंगे कि ये किस तरीके से हमारा ओशियानिक बॉटम रिलीफ होता है। तो वहां पर जब हम देखेंगे तो ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है जहां पर आपका बिल्कुल जो पानी जो एकदम शुरू हो रहा है, ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है मिनरल्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप, इसमें आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। जिरकॉन, अगर आपने जिरकॉन का नाम सुना होगा, जिरकॉन का दोस्तों इस्तेमाल जो है ये इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी होता है। उसके बाद मोनाजाइट का नाम तो आपने आई एम श्योर सुन रखा होगा। मोनाजाइट वही वाला मिनरल ओर है जिसमें आपको थोरियम देखने को मिलता है। देन मैग्नेटाइट, गोल्ड, प्लेसर डिपॉजिट्स, डायमंड, प्लैटिनम, सल्फर, फॉस्फोराइट, बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल, सैंड, ग्रेवल, ये बहुत सारी चीजें आपको यहीं पर देखने को मिल जाती हैं। ये जगह जगह पे देखने को मिलता है। आप कोस्टल एरियाज उठा लीजिए, भारत का, यूएसए का, अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपको ऑलमोस्ट हर कोस्टल एरिया में कुछ ना कुछ मेटालिक या नॉन मेटालिक मिनरल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया का एक ऐसी कंट्री है विच हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनाजाइट ऑफ द वर्ल्ड इन द प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ केरला कोस्ट। यहां पर मोनाजाइट इस तरीके से दिखता है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। ये दोस्तों एक इसमें बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। मोनाजाइट एक तरीके से और है, इसके अंदर आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स देखने को मिलते हैं। और ये मोनाजाइट रेडियो एक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थोरियम एज वेल। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और भी मैंने आपको बताया कि और भी चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये तो आपने देखा कि बिल्कुल कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे है। जैसे जैसे हम ओशन में नीचे आ जाएंगे, ये ओशियानिक का ओशन बॉटम का रिलीफ है, जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे तो ओशियानिक बॉटम पे आपको देखने को मिलेंगे द वेरी वेरी फेमस मैंगनीज नोड्यूल्स, जिनको आप नाम सुनते हैं ना, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, कई बार PMN के नाम से ये नाम सामने आता है। दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिनरल्स टू बी फाउंड इन द ओशियानिक बॉटम डिपॉजिट्स। पैसिफिक ocean contains the largest deposit of manganese nodules up to the depth of 4000 मीटर। तो ये भी अगेन इंडियन ओशन भी बहुत बड़ा भंडार है, अटलांटिक ओशन भी बहुत बड़ा भंडार है। जब बल्कि अटलांटिक और इंडियन ओशन में तो इसकी बहुत ज्यादा माइनिंग भी हो रही है। और ये अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट अगेन हर महासागर में देखने को मिल जाता है। इट मे बी पॉइंटेड कि इसमें वैसे तो अगेन ये नोड्यूल्स हैं, यानी कि इसमें भी आपको मिक्सचर ऑफ मिनरल्स देखने को मिलता है, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, लेड, जिंक, आयरन, सिलिकॉन, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें आयरन और मैंगनीज ही देखने को मिल जाता है। तो ये इनकी बड़ी खास बात है। इसके बाद एक और चीज आती है, ये स्लाइड आगे पीछे हो गई, ये एनर्जी रिसोर्सेज बाद में आएगा। एक और चीज आती है दैट इज द गैस हाइड्रेट डिपॉजिट्स। ये भी एक बड़ा इमर्जिंग रिसोर्स है जो कि हमें देखने को मिलता है। दोस्तों गैस हाइड्रेट्स क्या होते हैं? आपने गैस हाइड्रेट्स के ना बहुत सारे नाम हैं। आपने मीथेन हाइड्रेट सुना होगा, आइस हाइड्रेट सुना होगा, मीथेन क्लैथरेट सुना होगा। ये सभी के सभी एक ही चीज के नाम हैं और ये भी आपको देखने को मिलते हैं एट द डेप्थ ऑफ द ओशंस। ये आप देखिए यहां पर ये क्या करते हैं कि ड्रिल शिप के माध्यम से नीचे जाते हैं और ये वाले मीथेन हाइड्रेट्स को निकाल करके बाहर ले आते हैं। ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन आइस है विच इज फाउंड एट डेप्थ ऑफ द ओशन एंड इन द शैलो पोलर रीजन्स।
इसमें क्या होता है कि ये वाले जो गैस हाइड्रेट्स होते हैं ना, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके सेंटर में आपको मीथेन देखने को मिल जाता है। इट इज मेड अप ऑफ मीथेन गैस मॉलिक्यूल्स रैप्ड इन वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसमें क्या होता है, क्योंकि ये बहुत गहराई में होता है, वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर कम होता है, तो ये फ्रोजन होता है। ठीक है, और ये वाला जो फ्रोजन है, इसके अंदर फ्रोजन चीज के अंदर आपको मीथेन देखने को मिलती है। माना जाता है कि गैस हाइड्रेट्स के अंदर इतना ज्यादा मीथेन है जितना कि फिलहाल आपको एटमॉस्फेयर में भी देखने को नहीं मिलता। दे हैव डबल द एनर्जी ऑफ ऑल कार्बन बेस्ड फॉसिल फ्यूल्स कंबाइंड। और ये कहा जाता है गैस हाइड्रेट्स इंडियन ओशन में भी डिस्कवर करे गए हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अटलांटिक पैसिफिक कोस्ट पर भी डिस्कवर करे गए हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ये भी आपका एबायोटिक कैटेगरी में आएगा, जो कि माना जाता है कि ओशियानिक रिसोर्स की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, इसको क्यों नहीं ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा, बिकॉज मीथेन जो है वो बाहर आकर के काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये आपका बाहर का मॉलिक्यूल है जिसने कि अंदर आपके मीथेन को बेसिकली कैद करके रखा हुआ है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि ये बाहर आके अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा है। सेकेंडली ये भी है कि मीथेन अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस भी है, तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक हमारे लिए खड़ा हो सकता है कि आप इतना सारा मीथेन को बाहर निकाल लिया, जब वो गर्म टेम्परेचर में आएगा तो वो मीथेन लूज आउट हो जाएगा, तो हमारा ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। बट नेवरदलेस अगर हम थ्योरेटिकली बात करते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका ओशियानिक रिसोर्स माना जाता है। अगर हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, जो कि लास्ट कैटेगरी है, तो एनर्जी रिसोर्सेज में दो तरह के एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल आपको मालूम होगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें दोस्तों हर तरह का कोई भी कोस्ट आप उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी कोस्ट आप उठा लीजिए, आपको हर जगह पे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बॉम्बे हाई, बसैन, आलिया बेट, ये तो आपको इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। काशगन कैस्पियन सी में मेजर ऑफशोर ऑयल फील्ड है। सफानिया, ये बहुत फेमस नाम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड है। ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड मानी जाती है सऊदी अरेबिया में। उसके बाद आप देख लीजिए कि आपने आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में सुना होगा सखालिन। तो सखालिन में जो ऑयल फील्ड है वो सखालिन आइलैंड के ऑफशोर जाकर के ऑयल फील्ड है। उसके बाद इवन वियतनाम में, जहां पर इंडिया वियतनाम की हेल्प करता है, हमारा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो कि ओएनजीसी की फॉरेन आर्म है, वो वहां पे जाकर के एक्सप्लोरेशन कर रही है। तो ये सभी की सभी चीजें हमें जो देखने को मिलती हैं ये ओशियानिक रिसोर्सेज ही कंसिडर करे जाते हैं, बिकॉज ओशन में ही देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम पे टाइडल एनर्जी है, जो टाइड से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ा होगा आपने पहले 10वीं कक्षा में ही पढ़ाया जाता है। वेव एनर्जी है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम है फॉर द फ्यूजन एनर्जी प्रोसेसेस, जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेसेस है उसके लिए ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसी चीजों को भी यहाँ पे बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो वो भी मरीन रिसोर्सेज की ही कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। एंड फाइनली एक इंटरेस्टिंग चीज है ओशियानिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इसको ओटेक कहा जाता है। हमने इसके पहले के लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो ऊपर के और नीचे के लेयर्स में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो फिनोमेना है, ये उसी टेम्परेचर डिफरेंस को इस्तेमाल करता है एक हीट इंजन को रन करने के लिए, एंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूजफुल वर्क यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी कुछ तरीके हैं जैसे आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को ओशन से हार्नेस कर सकते हैं। सो आपने देखा कि ओशन में कितने सारे तरह के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, विच इंक्लूड्स आपका बायोटिक रिसोर्सेज, उसके बाद एबायोटिक रिसोर्सेज। उसमें कुछ चीजें नई एमर्ज हो रही हैं जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। बाय द वे इसको लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। गैस हाइड्रेट्स को लेकर सवाल नहीं आया है, हाई एक्सपेक्टेशन है कि सवाल पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरी चीज आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग एक दो चीजें पेंडिंग रह गई हैं, उनको भी जल्द से जल्द खत्म करेंगे, कवर करेंगे, सो दैट हम लोग ओशनोग्राफी को वंस एंड फॉर ऑल वाइंड अप कर सके। एटलीस्ट जो 2024 के लिए विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो हम लोग इस चीज को वाइंड अप कर ही सकें। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, याद रखिए अग्निपथ बैच में एनरोल नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप अभी कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कहाँ ज्वाइन करना है, किसी की कोचिंग फीस ज्यादा लग रही है, किसी की बहुत ही आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो उस केस में यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दी अग्निपथ बैच विच इज अवेलेबल इन ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज मेरे द्वारा। इसमें दोस्तों कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी एंड साइंस सेंटर आपके लिए अवेलेबल करवाया जाने वाला है। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। जाने से पहले आपको बता दूं टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इंडिविजुअली जाकर के उसमें भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।